नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के स्पॉटलाइट लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन अंटार्कटिक बिल 2022 को। ये बिल भारत के लिए जितना जरूरी है उतना ही वर्ल्ड के लिए भी जरूरी है और उतना ही खास तौर पे अंटार्कटिका के लिए बहुत जरूरी है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि ये बिल क्या है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं और अंटार्कटिका कितना इंपॉर्टेंस रखता है इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, राइट। तो अगर अंटार्कटिका को समझना चाहें तो आप सबको मालूम है कि अंटार्कटिका जो है वो धरती के साउथ क्षेत्र में मिलने वाला विश्व का पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। और धरती का जो साउथ पोल है वो इसी में स्थित है। अगर हम यहाँ पे किसी मानव जाति की उपस्थिति की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी मानव जाति नहीं रहती है सिवाय जो शोधकर्ता हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनको छोड़कर। यहाँ पे अगर कोई परमानेंटली रहता है या रहते हैं तो वो हैं सिर्फ अंटार्कटिका के इनक्रेडिबल एनिमल्स, जैसे कि पेंगुइन, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, राइट दोस्तों। अच्छा, अगर हम अंटार्कटिका की बात करें, अंटार्कटिका में सबसे पहले पहुंचने की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले रशियन एक्सपीडिशन को देखा जाता है 1820 में। कब देखा जाता है? 1820 में, राइट। तो ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से रख लीजिए दिमाग में। रशियन एक्सपीडिशन 1820 में देखा जाता है, एक रिकॉर्डेड एक्सपीडिशन इसको माना जाता है। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल आदमी के द्वारा इसको अगर देखा जाए तो वो है नॉर्वे के रोल्ड एमंडसेन। कौन है? नॉर्वे के रोल्ड एमंडसेन, जो कि 1911 में यहां पे पहुंचते हैं, राइट। और ये पूरे वर्ल्ड के द्वारा स्वीकार किया जाता है कि हाँ, यहाँ पे ये नॉर्वे के जो रोल्ड एमंडसेन हैं वो सबसे पहले यहाँ पे पहुंचते हैं। हालांकि बहुत सारे नाविक इसके पहले भी क्लेम कर चुके हैं कि उन्होंने एक ऐसी लैंड देखी है जो पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई है, बर्फ की मोटी चादरों से ढकी हुई है। और अगर यहाँ पे रोल्ड एमंडसन की बात करें तो रोल्ड एमंडसन के पैरेलल में भी, उनके समकालीन भी कई सारे नाविकों ने दावा किया है कि सबसे पहले वो वहां पे पहुंचे हैं। लेकिन जो रिकॉर्डेड है, एक तरीके से जो मान्यता प्राप्त है, वो ये है कि रोल्ड एमंडसन 1911 में सबसे पहले इस जगह पे पहुंचते हैं, जो कि अंटार्कटिका है, बर्फ की मोटी चादरों से ढकी हुई है। अगर यहाँ पे पूरा जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स रहते हैं, है ना, उनका यहाँ पे हैबिटाट है और मानव जाति यहाँ पे रह भी नहीं सकती। बिकॉज बहुत ही ठंडा ये क्षेत्र है। पूरे वर्ष यहाँ पे अगर आप औसतन टेम्परेचर को देखेंगे तो वो -10 डिग्री से 60 डिग्री, -10 से -60 डिग्री तक का यहाँ पर टेम्परेचर देखने को मिलता है, राइट। तो ऐसे में यहाँ पे मानव बस्ती बसाई जाना है तो मतलब बिल्कुल ही मुश्किल है और बसनी भी नहीं चाहिए, है ना। बहुत जगह हमने अपने पैर पसार लिए हर जगह, लेकिन धरती में कोई क्षेत्र तो रहना चाहिए जहां पे शांति हो, राइट। तो ये दो तीन पॉइंट हैं, आप दिमाग में जरूर रख लीजिए एक्सपीडिशन के टर्म में। इसके पहले हिस्ट्री में डेफिनेटली बहुत सारे एक्सपीडिशंस होते रहे होंगे, बहुत सारे नाविक पहुंचे होंगे, है ना। लेकिन जो रिकॉर्डेड है वो है रशियन एक्सपीडिशन 1820 में, और रोल्ड एमंडसन जो है 1911 में यहां सबसे पहले पहुंचते हैं, राइट। अच्छा, जब ये एक्सपीडिशन शुरू होता है, जब यहाँ पे रोल्ड एमंडसन पहुंचते हैं नॉर्वे के, तो उसके बाद बहुत सारे एक्सपीडिशंस होते हैं, बहुत सारे नाविक वहां पे पहुंचते हैं, है ना। बहुत सारी कंट्रीज वहां पे डिफरेंट एक्सपीडिशंस को अंजाम देते हैं, पहुंचते हैं वहां पे। और साथ में इस खूबसूरत जगह पे, इस अंटार्कटिका के डिफरेंट क्षेत्र में, डिफरेंट टेरिटरी में टेरिटोरियल क्लेम्स भी आने शुरू हो गए। मतलब जैसे जैसे डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा जो एक्सपीडिशंस हुए, सक्सेसफुल एक्सपीडिशंस हुए, साथ में वहां पे क्लेमिंग भी शुरू हो गई कि भैया अंटार्कटिका का ये जो क्षेत्र है वो हमारी टेरिटरी है, वो हमारी भूमि है, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे मैप में कि देखिए ये अंटार्कटिक क्षेत्र है और यहाँ पे डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, उन डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट स्टेशंस हैं, रिसर्च स्टेशंस हैं, या टेरिटरी कह लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आप डॉट्स देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? रिसर्च सेंटर हैं, इनके स्टेशंस हैं, है ना। और क्लेमिंग टेरिटरी भी आप बोल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो जैसे यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री है, इंडिया का दक्षिण गंगोत्री यहाँ पे है ना। अगर दूसरे स्टेशन की बात करें इंडिया की, तो वो यहीं पे एक है, मैत्री, राइट। तो मैत्री आप यहां पे जान लीजिए। और अगर लेटेस्ट
स्टेशन की बात करें, इंडिया के द्वारा लेटेस्ट जो स्टेशन बनाया गया है अंटार्कटिका में वो यहां पे है, राइट। वो यहां पे बनाया गया है जो कि भारती के नाम से है। इन तीनों के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे एक तरीके से स्टेशंस बनाए गए हैं, रिसर्च स्टेशंस बनाए गए हैं, और साथ में क्लेम भी किया जा रहा है कि ये हमारी टेरिटरी में है शुरू से। और सबसे पहले यहाँ पे जो क्लेमिंग आई है वो ब्रिटेन के द्वारा आई है। ऑब्वियस सी बात है, 20वीं सदी में या 19th सेंचुरी में अगर देखा जाए इसको, तो ब्रिटेन एक ऐसी कंट्री रही है जो वर्ल्ड के 2/3 हिस्से पे राज करती थी, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस जगह पे भी अपना दावा ठोकने की कोशिश करेगी कि भैया हम चूंकि पावरफुल आदमी है ना, हमारा मैक्सिमम क्षेत्र हमारा है दुनिया का, तो ये सुनसान जगह भी हमारी होनी चाहिए। तो पहला जो क्लेम है वो उनके तरफ से शुरू होता है, उसके बाद और भी कंट्रीज हैं जैसे कि नॉर्वे है, स्पेन है ना। साउथ अमेरिका में अगर हम देखें तो चिली जैसी कंट्री भी क्लेम करती हैं कि हाँ अंटार्कटिका में उनकी टेरिटरी है, मतलब ये कुछ स्पेशल क्षेत्र हैं जो हमारी टेरिटरी में आते हैं, है ना। साउथ अमेरिका का ये भी एक तरीके से लॉजिक बनता है, वो ये कहते हैं कि भैया हम अंटार्कटिका के सबसे नजदीक हैं, इस वजह से सबसे पहले हक हमारा बनता है। तो इन सारी चीजों को लेकर, इन सारे मुद्दों को लेकर एक बाद में ये डिस्कशन होता है, जरूरत महसूस होती है कि भैया आप जो बोल रहे हैं, आप जो क्लेम कर रहे हैं, उन सारी चीजों को समझने के लिए चलिए एक डिस्कशन कर लेते हैं कि भैया क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो यहां पे एक इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की जाती है, मतलब जब पहली बैठक होती है तो उसमें ये एक बैठक में डिस्कशन किया जाता है और एक ट्रीटी तैयार की जाती है, साइन की जाती है बिटवीन 12 कंट्रीज, राइट। कब की जाती है? 1 दिसंबर 1959 को। 1959 को ये ट्रीटी साइन की जाती है 12 कंट्रीज के द्वारा, राइट। और इस ट्रीटी को लागू किया जाता है 1961 में, 1961 में इस ट्रीटी को लागू किया जाता है, राइट। और ये जो 12 ओरिजिनल कंट्रीज रही हैं वो हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स एंड द यूके एंड द यूएस। तो ये कंट्रीज रही हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये ट्रीटी तब साइन की गई जब एक तरीके से शीत युद्ध का ये समय चल रहा था, है ना। आप समझिए कि शीत युद्ध के समय में एक ऐसी ट्रीटी को साइन किया जाता है जिसमें शांति की बात की जा रही है, एक कंस्ट्रक्टिव काम की बात की जा रही है। वो कैसे? आप समझिए कि इस ट्रीटी में एक तरीके से ये बोला जाता है कि भाई ये जो ट्रीटी होगी वो पूरी तरीके से एक जो सुनसान क्षेत्र है, जो एक मानव जाति जहां पे नहीं पहुंची है, अंटार्कटिका, इसको बचाने के लिए होनी चाहिए। मतलब ये है कि इस ट्रीटी के तहत हम ये अपने आप को अपना ये कमिटमेंट देते हैं कि इस क्षेत्र में अपनी कोई भी दखलंदाजी हम नहीं देंगे। मतलब कि इस ट्रीटी के बाहर या इस ट्रीटी के जो रूल्स हैं उनको हम वायलेट नहीं करेंगे, अपना कोई भी यहाँ पे मिलिट्री कैंप नहीं एस्टेब्लिश करेंगे, स्टेशन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, और ना ही कोई यहाँ पे हम न्यूक्लियर रिसर्च करेंगे, ये सारी चीजें, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि इस तरीके से कई सारी कंट्रीज इसमें जुड़ती जाती हैं और इसमें 54 कंट्रीज जो है वो जुड़ जाती हैं। अगर इंडिया की बात करें दोस्तों तो इंडिया जो है वो 1983 में इस ट्रीटी में शामिल होता है, इस ट्रीटी को साइन करता है। इससे पहले ही इंडिया जो है वो इस ट्रीटी में साइन नहीं हुआ था, बिकॉज इस ट्रीटी के अगेंस्ट इंडिया का कुछ इसमें थॉट प्रोसेस था। जैसे कि इसमें माइनिंग की बात करें, चूंकि अंटार्कटिका जो है वो काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, माइनिंग के टर्म में भी इसकी इंपॉर्टेंस को समझा जाता है। और इंडिया का मानना यह रहा है कि भाई इंडिया यहाँ पे अगर इस ट्रीटी में साइन करता है, शामिल होता है, तो उसको अलाउ मिलना चाहिए कि वो यहाँ पे माइनिंग भी कर पाए। मतलब कि उसको एक तरीके से ये इंडिया का ये मानना रहा है कि इस क्षेत्र में भी माइनिंग अगर हो सकती है तो करनी चाहिए, अगर दूसरे क्षेत्रों में हम कर रहे हैं तो, है ना। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे जो होता है कि कई सारी कंट्री जिसमें अपने रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश करती हैं, स्टेशन स्टैब्लिश करती हैं, उनके रिसर्च आने स्टार्ट होते हैं, तो इंडिया को भी ये रियलाइज होना स्टार्ट होता है भाई कहीं हम पीछे ना रह जाएं, इस वजह से हमें इस ट्रीटी में शामिल हो जाना चाहिए और अपनी रिसर्च को एक तरीके से यहाँ पे अपने प्रोग्राम्स को सेट करना चाहिए। तो 1983 में ये इसमें इंडिया शामिल हो जाता है, राइट। अच्छा, अब क्या होता है कि इस टाइम के बाद 1961 के बाद 1983 जब इंडिया शामिल होता है और उसके बाद भी समय ऐसा आता है जिसमें टेक्नोलॉजी काफी उन्नत हो जाती है ना। और इस समय तक
जो हमारा एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट के जो डिफरेंट इश्यूज हैं वो भी हमें समझ में आने लगते हैं। पूरे वर्ल्ड को समझ में आने लगता है कि भैया हमारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा है हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज के द्वारा। तो इन कंसर्न्स में एक तरीके से अंटार्कटिका को भी कंसीडर किया जाता है कि भैया ये जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं वो अंटार्कटिका को भी काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसको मतलब इसकी इसकी जो खासियत है वो सारी की सारी खासियत खत्म हो सकती है। यहाँ का जो नेचुरल हैबिटाट है वो भी खत्म हो सकता है। तो इन इश्यूज को कंसीडर करते हुए यहाँ पे एक अंटार्कटिक ट्रीटी प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन साइन किया जाता है 1991 में, राइट। और इसे 1998 को लागू किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझ लीजिए। अच्छा, असली काम की बात जो हुई दोस्तों वो यही हुई है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। मतलब कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी 1961 में, उसमें एनवायरमेंट को ज्यादा जोर नहीं दिया गया था। सिर्फ जो टेरिटरी को क्लेम किया जा रहा था डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा, उन चीजों को रोकने के लिए बेसिकली एक कॉम्प्रिहेंसिव ये ट्रीटी बनाई गई थी। लेकिन एनवायरमेंट पे जो फोकस किया गया वो 1991 के ट्रीटी में किया गया, 1998 में इसको लागू किया गया, राइट। और इसके साथ ही इस ट्रीटी में अंटार्कटिका को नेचुरल रिजर्व डेडिकेटेड टू पीस एंड साइंस घोषित किया जाता है। मतलब कि पूरी तरीके से जो नेचुरल एक रिसोर्स है या रिजर्व है, उस तरीके से अंटार्कटिका को ट्रीट किया जाता है कि भैया ये जो क्षेत्र है वो सिर्फ और सिर्फ एक शांति और साइंस के टर्म में जो रिसर्च है उन चीजों के लिए ही इसको हम यूज करेंगे, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इस ट्रीटी को मैड्रिड स्पेन 1991 में साइन किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहां पे बात की जा रही है जो अंटार्कटिक ट्रीटी प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये आप समझ लीजिए कि इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन अंटार्कटिका बनाया गया और डिफरेंट कंट्रीज के द्वारा इसको माना भी जा रहा है। लेकिन साथ में अगर हम यहां पे अब बात करें कि क्या यहां पे किन्हीं मतलब जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के द्वारा कोई खुद का लॉ बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, तो ये हमारा मेन इस वीडियो का पॉइंट है, डिस्कशन पॉइंट है। वही हमें समझना है कि भैया अगर यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन अंटार्कटिका है तो क्या किसी देश को नियम कानून बनाने की जरूरत है, या इंडिया को क्यों जरूरत पड़ रही है अंटार्कटिक बिल लाने की, उसको पास करने की। तो भैया जो इंटरनेशनल ट्रीटी है, अंटार्कटिक जो ट्रीटी है वो ये कहता है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको खुद को अपना एक नियम, प्रोटोकॉल, कानून पारित करना चाहिए और उसके हिसाब से चीजों को रेगुलेट करना चाहिए, राइट। तो अभी तक इंडिया जो है उसका खुद का कोई कानून नहीं था, खुद का कोई प्रोटोकॉल नहीं था अंटार्कटिका को लेकर। और देखिए, कानून की बात करें, अगर हम नियम की बात करें तो आप सबको पता है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, पिनल लॉज हैं, कोड्स हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे पिनल कोड्स हैं, है ना, जो पिनल प्रोविजंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे ही लागू होते हैं। बाहर जो भी टेरिटरी है वहां पे भारतीय कानून लागू नहीं होता है ना। तो अंटार्कटिका में आप समझिए, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, अंटार्कटिका में अगर भारतीय कोई भारतीय नागरिक जाके कोई अपराध करता है और वो अपराध किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, वो अपराध चाहे वो किसी विदेशी नागरिक के प्रति हो, चाहे वो वहां के जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाने की बात हो, कोई भी अपराध करता है तो उसको किस तरीके से, किस कानून के तहत दंडित किया जाएगा, ये क्लैरिटी नहीं थी। और ये एक बहुत बड़ा लूप होल है, इसको आप मान सकते हैं। और आप ये समझिए कि हमारे लिए एक तरीके से शर्मनाक भी है कि हम इतने करीब 40 साल हो गए इस ट्रीटी में हमको रहते हुए, लेकिन हमें अभी तक हम अपना खुद का कोई यहाँ पे प्रोटोकॉल सेट नहीं कर पाए थे, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने इसको एक तरीके से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया और ये बिल जो है अब पास भी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा इस बिल को लाया जाता है और दोनों सदनों के द्वारा इसको पारित कर दिया जाता है। फाइनली अब यहाँ पे प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बनना तय है, राइट। अच्छा, यहाँ पे आप समझिए कि कंसर्न क्या है, इस कानून का कंसर्न क्या है, पर्पज क्या है। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो कानून है वो जो डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपीडिशंस हैं उनको रेगुलेट करने के टर्म में है ना। ये जो साइंटिफिक एक्सपीडिशंस हैं उनको रेगुलेट करने के टर्म में है, चाहे कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई
बिजनेसमैन हो या कोई कंपनी हो जो कि अंटार्कटिका में जाके शोध करना चाहती है, कोई एक्टिविटी करना चाह रही है ना, या जो टूरिस्ट हैं या इंडिया की कोई कंपनी टूरिज्म वहां पे प्रोवाइड कराना चाह रही है, तो इन सारी चीजों को रेगुलेट करने के लिए इस बिल को लाया गया है। मतलब इस बिल में इन सारी चीजों के रेगुलेशंस के टर्म में पॉइंट्स कवर किए गए हैं। क्या हैं जानते हैं, राइट। तो देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं कि इसके जो फीचर्स हैं आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से। देखिए ये जो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, ये जो एक्टिविटीज होती रही हैं अंटार्कटिका में, ये एक्टिविटीज अभी तक रेगुलेटेड नहीं रही हैं। और अगर हम एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पे इंडिया के तरफ से सिर्फ और सिर्फ साइंस के टर्म में, रिसर्च के टर्म में ही एक्टिविटी हुई है, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। इंडिया में कोई भी ऐसी टूरिज्म कंपनी भी नहीं है जो टूरिज्म प्रोवाइड कराती है ना। कुछ यूरोपियन कंपनीज हैं, कुछ साउथ अमेरिका की कंपनीज है जहां पे टूरिज्म प्रोवाइड कराती हैं। तो इंडिया के टर्म में अगर हम इसको देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो अब अपनी एक्टिविटीज को यहां पे रेगुलेट कराने जा रही है इस कानून के द्वारा। मतलब कि इस कानून की एप्लीकेबिलिटी की बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो इंडियंस पे है, भारतीय पे है। और जो डिफरेंट कॉर्पोरेशंस हैं, कंपनीज हैं, जो फर्म्स हैं, जो जॉइंट वेंचर्स के थ्रू कोई भी एक्टिविटी होने वाली है, उनके लिए भी ये एप्लीकेबल है, राइट। या इंडिया की तरफ से कोई वेसल भेजा जा रहा है, एयरक्राफ्ट भेजा जा रहा है, तो वो भी इन नियमों के तहत रेगुलेटेड होगा, है ना। मतलब कि अगर कोई हेलीकॉप्टर भी भारत के द्वारा भेजा जा रहा है तो वो हेलीकॉप्टर किस तरीके से उड़ेगा, उड़ेगा का मतलब ये है कि कहीं अगर पेंगुइन का झुंड जा रहा है ना, तो उसको भी रेगुलेट करता है ये कानून कि उस झुंड को डिस्टरबेंस ना हो या पेंगुइन के ऊपर से हेलीकॉप्टर को ना उड़ाया जाए, है ना। बहुत सारा यहाँ पे एक तरीके से कवरिंग की गई, काफी कॉम्प्रिहेंसिव ये बिल है। तो ये इंडियंस पे भी लागू है, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, फर्म्स, जॉइंट वेंचर्स, वेसल, एयरक्राफ्ट पे भी लागू है। साथ में जो फॉरेन यानी कि जो फॉरेनर्स हैं उन पर भी लागू होता है। यानी कि अगर कोई फॉरेनर इंडियन एक्टिविटीज के थ्रू या इंडियन एक्सपीडिशन में शामिल होता है या इंडियन रिसर्च में शामिल होता है या इंडियन कंपनी के द्वारा एज ए टूरिस्ट वहां पे पहुंचता है, तो उसको भी हमारा कानून रेगुलेट करेगा, राइट। तो ये आप मोटी बात दिमाग में जरूर रख लीजिए। साथ में इसमें पेनल प्रोविजंस भी रखे गए हैं कि अगर इस बिल के तहत जो प्रोविजंस हैं उनको आप वायलेट करते हैं तो आपको पेनलाइज किया जा सकता है ना। अच्छा, यहाँ पे प्रोहिबिशन भी रखे गए हैं कि जो भी वहां पे एक्टिविटीज होंगी, जो भी एक्सपीडिशंस होंगे अंटार्कटिका में, उन सारी एक्टिविटीज के लिए आपके पास रिटन अथराइजेशन होना चाहिए, आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए उस एक्टिविटी को करने के लिए, है ना। मतलब कि आपको एक प्रोटोकॉल सेट करके दिया जाएगा, अथराइज करके दिया जाएगा कि भैया हाँ आप इस चीज को वहां पे कर सकते हो, इस एक्टिविटी को आप कर सकते हो। अगर आपको अथराइज नहीं किया गया है, अथॉरिटी नहीं मिली है, तो आप नहीं कर सकते हो। उसके बावजूद भी अगर आप करते हो तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, राइट। ये है। साथ में यहाँ पे एक ऑफिसर भी डेजिग्नेट किया जाएगा, है ना, जो कि वहां पे डिफरेंट जो एक्टिविटीज हैं उन एक्टिविटीज को एक तरीके से वो देखेगा, इंस्पेक्ट करेगा कि कोई जो प्रोविजंस रखे गए हैं, जो प्रोटोकॉल सेट किए गए हैं, कहीं उनका वायलेशन तो नहीं हो रहा है। इन सारी चीजों को इंस्पेक्ट करने का काम होगा एक ऑफिसर का। और सिर्फ ऑफिसर नहीं, उस ऑफिसर की अपनी एक इंस्पेक्टिंग टीम भी होगी, राइट, जिसका भी काम वही होगा सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए या सारी चीजों को इंस्पेक्ट करने के लिए। अच्छा, साथ में यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा। मतलब कि ये जो कानून है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंड भी एक तरीके से मुहैया कराता है, ताकि भारत के द्वारा अंटार्कटिक में जो भी रिसर्च चल रही है या किया जाना है उसको अच्छे तरीके से किया जा सके या उसको बढ़ावा मिल सके, राइट दोस्तों। तो ये फीचर्स हैं, ये कुछ अच्छी बातें हो गई। अब यहाँ पे देखिए आपको ये भी जान लेना चाहिए कि एक तरीके से पेनलाइज के टर्म में या क्या क्या बातें हैं, मतलब किस तरीके से आपको पेनलाइज किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक सेपरेट डेजिग्नेटेड कोड भी होगा। मतलब कि इस बिल से रिलेटेड जो भी प्रोटोकॉल सेट किए गए हैं उन प्रोटोकॉल्स को अगर आप वायलेट करते हैं, अंटार्कटिका में जाके कोई आप क्राइम करते हैं, तो उस क्राइम से रिलेटेड जो मुकदमा होगा वो एक स्पेशल डेजिग्नेटेड कोर्ट में किया जाएगा, है ना, जो कि पूरी तरीके से कमिटेड होगा अंटार्कटिका के लिए, अंटार्कटिका से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए और उन एक्टिविटीज में अगर कोई क्राइम शामिल है उन चीजों के लिए, राइट। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही हार्श पेनल्टीज भी रखी गई हैं। मतलब ये है कि इसमें
1 से 2 साल तक की जेल हो सकती है और इसमें 10 से 50 लाख तक का आपको यहां पे मतलब कि 10 से 50 लाख रुपए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें कि ये जो बिल है वो क्या हमें अलाउ करता है कि अंटार्कटिका की जो स्पीसीज हैं, अंटार्कटिका की जो इनक्रेडिबल एनिमल है, किसी एनिमल को हम मतलब वहां से ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, या यहां से ले जाके वहां कोई एनिमल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये जो बिल है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ एनी अंटार्कटिक स्पीसीज और इंट्रोडक्शन ऑफ एनी एक्जोटिक स्पीसीज टू द कॉन्टिनेंट कैन रिजल्ट इन अ 7 year प्रिजन सेंटेंस एंड अ फाइन ऑफ ₹5 लाख पेनल्टी। ये आप समझ लीजिए, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अंटार्कटिका की किसी भी स्पीसीज को लाना और यहां से कोई इन्वेसिव स्पीसीज वहां पे ले जाके छोड़ना, चाहे वो वनस्पति के टर्म में हो चाहे एनिमल के टर्म में हो। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट जगहों पे बहुत सारी इन्वेसिव स्पीसीज आ चुकी हैं, जो कि वहां की जो नेचुरल स्पीसीज हैं उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं, उन पे कहीं ना कहीं डोमिनेंट हो रही हैं, राइट। तो इस खतरे को देखते हुए यहाँ पे ये रखा गया है कि कोई भी स्पीसीज आप इधर से ले जाके वहां पे नहीं रख सकते हैं और ना ही वहां से आप यहाँ पे ला सकते हैं। हालांकि आप वहां से अगर जैसे मान लो आप वहां पे पेंगुइन को लाना चाह रहे हैं, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से पेंगुइन के अंडों को आप लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी आपको अथॉरिटी मिलनी चाहिए। आपको पहले अथराइज होना पड़ेगा इस चीज के लिए, है ना। मतलब कि अगर भारत की कोई यूनिवर्सिटी भी वहां पे अपने रिसर्च को करना चाह रही है, वहां के पेंगुइन्स पे रिसर्च करना चाह रही है ना, तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, एक परमिशन लेनी पड़ेगी, उसको पहले अथराइज होना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे डंपिंग ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट की बात करें दोस्तों, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप समझ लीजिए कि किसी भी तरीके के न्यूक्लियर वेस्ट को अगर वहां पे डंप किया जाता है, जो कि एक्सप्लोजन का रीजन बन सकता है या पॉल्यूशन का रीजन बन सकता है, तो ऐसे में इस क्राइम में आपको 20 साल तक का जेल और 50 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है, जो कि मेरे ख्याल से और भी ज्यादा होना चाहिए। पूरी तरीके से जस्टिफाइड है ये प्रोविजन कि भैया अगर ऐसी एक्टिविटी कोई वहां पे होती है तो डेफिनेटली वहां पे ये चीज होनी चाहिए, राइट। तो ये था दोस्तों, आप समझिए कि ये बिल कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें जो पॉइंट्स रखे गए हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है और पूरी तरीके से जस्टिफाइड है ना, इस खूबसूरत अंटार्कटिका को बचाने के लिए और इसके एनिमल्स पे रिसर्च करने के लिए और रेगुलेटेड तरीके से, है ना। दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कि भारत अपने किन स्टेशंस को यहाँ पे चला रहा है या कौन कौन से भारत के स्टेशंस हैं जो अंटार्कटिका में स्थित हैं, तो मैं आपको बता दूं कि पहला जो यहाँ पे स्टेशन है वो है दक्षिण गंगोत्री। 1983-1984 में इसको स्टैब्लिश किया जाता है। हालांकि आज की डेट में ये ऑपरेशनल मोड में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको एक सप्लाई स्टेशन के रूप में ही यूज किया जाता है ना। इन स्टेशंस को मैंने मैप में आपको लोकेट करके दिखाई दिया है कि हमारी जो दक्षिण गंगोत्री है वो सबसे पहले अंटार्कटिक में बनने वाला रिसर्च सेंटर है, राइट। और आज की डेट में ये सिर्फ सप्लाई सेंटर बन के रह गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें मैत्री स्टेशन की, तो मैत्री भी जो है गंगोत्री के पास ही पड़ता है। 1989 में इसको एस्टैब्लिश किया जाता है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसने काफी मतलब कि इंडिया की तरफ से जो भी डिफरेंट एक्सपीडिशंस भेजे गए हैं, अब तक काफी एक्सपीडिशंस भेजे गए हैं, रिसर्च एक्सपीडिशंस भेजे गए हैं और उनके काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं, राइट। अगर हम यहाँ पे तीसरे लेटेस्ट रिसर्च सेंटर की बात करें दोस्तों, तो वो है भारती, जो कि 2012 में स्टैब्लिश किया जाता है और ऑपरेशनल मोड में रखा जाता है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो ये जो है मैत्री से करीब 3000 किलोमीटर दूर है, राइट। और इसकी लोकेशन मैंने आपको मैप में बता ही दी है, 3000 किलोमीटर दूर है। और आज की डेट में ये सबसे बढ़िया हमें रिसर्च, मतलब कि ये एक बढ़िया एक इक्विप्ड, सारी चीजों से इक्विप्ड ये स्टेशन है जो कि अंटार्कटिका में रिसर्च के लिए यूज किया जा रहा है, भारत के द्वारा भेजे जाने वाले डिफरेंट जो रिसर्च एक्सपीडिशंस हैं उनके द्वारा, राइट। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये था हमारा अंटार्कटिक बिल 2022 के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप आपको जरूर समझ में आ गया होगा और इसका रिलेवेंस कितना है, किस तरीके से ये आने वाले समय में भारत को एक इंपॉर्टेंट कंट्री बना सकता है अंटार्कटिक क्षेत्र में भी, अंटार्कटिका और खास तौर पे
आने वाले समय में जो आर्कटिक क्षेत्र है, आर्कटिक क्षेत्र को भी अगर आप देखें, देखिए अगर अंटार्कटिका को जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अंटार्कटिका के टर्म में जिस तरीके से इंटरनेशनल ट्रीटी है, उस तरीके की ट्रीटी आर्कटिक क्षेत्र के लिए नहीं है अभी, है ना? वहाँ पे बहुत मान्यता प्राप्त टेरिटोरियल क्लेम्स हैं, है ना? मतलब कि वो एक तरीके से मान्यता प्राप्त ही हैं, इतना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोहिबिशन वहाँ पे नहीं रखा गया है, तो उसको कभी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन अंटार्कटिका के टर्म में आई होप आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा, राइट? तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को शेयर कर लें, लाइक कर लें और अगर आप चैनल में नए हैं, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे।